हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेल एंड आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं आ चुका हूं ऑनलाइन आपके सामने इंग्लिश के सेक्शन को बनाने इजी। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रेज रहता है कि भाई ये बताएं कि सर कि मैं अपने इंग्लिश के सेक्शन पे कमांड कैसे करूं या इंग्लिश में कितना पढूं कि किसी भी तरीके से मेरी नौकरी लग जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टूडेंट चाहे वो हिंदी मीडियम से है चाहे वो इंग्लिश मीडियम से है, उसको कितना पढ़ाया जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक में ताकि उस टॉपिक पे उसकी कमांड हो जाए और किसी भी तरीके से उसकी नौकरी लग जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि उससे एग्जाम क्रैक हो जाए, मैं टारगेट करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स को, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को। तो मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में। ज्यादा फालतू बात मैं करता नहीं, सीधी बात, नो बकवास। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन रेज होता है कि इस चैप्टर में स्टूडेंट को पढ़ने की क्या जरूरत है, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा और एग्जाम स्टूडेंट जो है उसको हैंडल कैसे करेगा। तो पहले समझे कि अगर सेंटेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाने का तरीका है क्या, राइट? अगर हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाते किसके आधार पे है? आपने कहा अगर हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम सेंटेंस में या क्लॉज में सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे वर्ब लगा देते हैं। अगर सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो बच्चे आप वर्ब कैसी लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। तो जिस भी वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है वह सारी वर्ब्स जो हैं वो सिंगुलर है। वह सारी वर्ब्स कैसी हैं? सिंगुलर। इसी तरीके से अगर सेंटेंस का दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जिस भी वर्ब के लास्ट में ई आ रहा है वह सारी वर्ब्स जो हैं वो कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। तो वर्ब लगाने का तरीका है क्या? सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाए, वर्ब लगा दी जाए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। नाउ द क्वेश्चन इज, अब एक एग्जामिनर क्वेश्चन करता है क्या एक क्लॉज में, राइट? जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि क्लॉज क्या है। आपने क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको डिजाइन करने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए होती है। तो वही पूछा गया, क्या एक क्लॉज में एक से ज्यादा सब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं? आपने कहा यस, एक क्लॉज में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन रेज हुआ, क्या उसी क्लॉज में एक से ज्यादा क्या ऑक्सिलरी आएगा, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आएगी? आपने कहा नो, हेल्पिंग वर्ब तो एक ही आना है। तो मान के चलिए कि क्लॉज में है दो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगना है एक, और सब्जेक्ट जो दो हैं वो दोनों हैं अलग अलग किस्म के। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ऑक्सिलरी लगना है एक। तो वो ऑक्सिलरी, वो हेल्पिंग वर्ब, वो सहायक क्रिया लगाएं किसके अनुसार? आपने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। क्लॉज में दो सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग किस्म के हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब लगाएं किसके अनुसार? उसी का डिसीजन लेना इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। उसी का निर्णय लेना इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो यही चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस पूरे एंटायर चैप्टर में हम दो बातों पे ध्यान दें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां, और अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब क्या वर्ब सिंगुलर आनी है कि वर्ब प्लूरल आनी है। तो हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है इस पूरे चैप्टर में, सब्जेक्ट कहां पे है, इंपॉर्टेंस किसको देना है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। तो स्टूडेंट जब इस चैप्टर को पढ़ें इस बात को दिमाग में बात ध्यान रखें कि हम पूरे चैप्टर में दो चीजों पे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कहां पे, और अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल। पूरे चैप्टर में बस हम इन चीजों पे बात करेंगे, तो हम अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करें। एक एक चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उस पे कमांड लो, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और फिर तुम आजाद हो, मार्केट की जो किताब तुम्हें समझ में आ जाए उस किताब से क्वेश्चन बना के देख लो। क्वेश्चन जब बनेगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए तुम्हें कोई शायरी की जरूरत नहीं है, कोई झूठे मोटिवेशंस की जरूरत नहीं है, राइट? आपका कॉन्फिडेंस आप पे आपका मोटिवेशन है, राइट? तो मैं ज्यादा फालतू बात करता नहीं, वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं
जो सभी रूल्स के लिए कॉमन होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि हम इनको कुछ क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा सेंटेंस का बेटे हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसा भी हो, जैसा सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वैसे ही सेंटेंस का प्रोनाउन रखते हैं, वैसे ही सेंटेंस का सर्वनाम रखते हैं। जैसा सेंटेंस का प्रोनाउन होता है वैसे ही सेंटेंस का अधिकारवाचक होता है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव, इसको पोजेसिव नहीं पढ़ते हैं, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और जैसा सेंटेंस का प्रोनाउन होता है वैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट के रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो प्रोनाउन यूज किया गया है। Why are we using pronoun? In order to avoid the repetition of the given subject. जब नहीं चाहते कि सेंटेंस के सब्जेक्ट को बार बार रिपीट किया जाए, तो सब्जेक्ट की रिपीटेशन से बचने के लिए जिस वर्ड को हम डिजाइन कर रहे हैं, तो वही वर्ड तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आया किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करें। तो सब्जेक्ट की रिपीटेशन से बचने के लिए हमने क्या डिजाइन किया? प्रोनाउन। तो जैसा सब्जेक्ट रहा होगा वैसा प्रोनाउन डिजाइन किया होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होगा तो प्रोनाउन सिंगुलर डिजाइन किया होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल रहा होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल डिजाइन किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा सब्जेक्ट वैसा प्रोनाउन, या फिर ये भी कह सकते हैं जैसा प्रोनाउन वैसा सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखिए सारी पढ़ाई जो हमें करनी है, राइट, वो करनी है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते चलना है, नहीं। अभी हमारा टारगेट है कि हमारी नौकरी लग जाए, तो हम पहले उतना पढ़ लें जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, राइट। तो हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। कोई दिक्कत आती तो मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा जब आप कमेंट में उसको मेंशन करेंगे। चलिए वापस आते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने कहा तीन चीजें बेटे ऐसी हैं जो कि पैरेलल चलती हैं, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर इन तीन में से कुछ भी एक हमें मालूम पड़ जाए तो बची और चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे, ध्यान देना, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा आय का अधिकारवाचक होता है माय, वी का अधिकारवाचक होता है दैट इज अवर, यू का अधिकारवाचक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर, दे का अधिकारवाचक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर। इसी तरीके से ही का अधिकारवाचक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज हिज, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हर, और इट का अधिकारवाचक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज इट्स। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको बहुत अच्छे से कि हमें क्या समझाया जा रहा है। अब मैंने कहा वी यू दे जो है, वी यू दे जो है वो क्या है? प्लूरल है, और ही शी इट जो है वो सिंगुलर है। अब मान के चलो कि सेंटेंस में हमें दिया गया है देयर। क्या दिया गया बेटे? देयर। तो देयर किससे बना है? दे से बना है ना। देयर किससे बना है? दे से। अब दे सिंगुलर प्रोनाउन है कि प्लूरल प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा रहा होगा? प्लूरल। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल। मान के चलो कि सेंटेंस में हमें इट्स दिया गया है, तो इट्स किससे बना होगा? इट्स से। अब इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है कि प्लूरल प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है, राइट। तो इट्स किससे बना? इट्स से। तो इट्स सिंगुलर प्रोनाउन है कि प्लूरल प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा रहा होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। तो कहने का मतलब हुआ कि तीन चीजें ऐसी हैं जो कि सेंटेंस में पैरेलल चलती हैं, राइट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये तीनों चीजें समान चलेंगी। अगर इन तीन में से एक भी चीज अगर हमें मालूम पड़ जाए तो रेस्ट चीजों को अज्यूम किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे सेंटेंस बेटे आपको दिया है, पार्लियामेंट डैश
decided to give its unconditional support for the betterment of the people of the country. Has oblique have. अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे सामने कि सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट या वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पूरे सेंटेंस का भी मीनिंग अर्थ आपको नहीं आता होगा, लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। करेंगे क्या कि सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स लिखे होंगे जिसके अनुसार हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई आंसर क्या हो सकता है। तो वो जो एलिमेंट्स है ग्रामेटिकल वो यही हैं। अगर इन तीन में से एक भी चीज मालूम पड़ जाए तो रेस्ट चीजों को अज्यूम किया जा सकता है। जैसे देखो इधर, पार्लियामेंट डैश डिसाइडेड टू गिव इट्स अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट ने बच्चे अपने लिए देखो क्या यूज किया है, इट्स यूज किया है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या यूज कर रहा है अपने लिए, इट्स, इसका मतलब सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर अधिकारवाचक यूज किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर अधिकारवाचक यूज किया जा रहा है तो सब्जेक्ट किस किस्म का रहा होगा, सिंगुलर किस्म का, है ना। फिर से देखो, हम पार्लियामेंट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इट्स, और इट्स किससे बनता है, इट्स से। अगर हम सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव जो कि सिंगुलर प्रोनाउन से बना है वो यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट किस किस्म का रहा होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा होगा तो वो भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। तो यहां बच्चे क्या लिखेंगे आप, हैज। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू गिव इट्स अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी, राइट। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको थोड़ा सा चीजों को और इजी कर देगा। देखिए लिखा है जैसे, पीपल dash a right to criticize but at the same time they must learn to praise good things। has oblique have। अब ये आप खुद करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से ट्राई करो, क्या इशू है। पीपल डैश आर राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम दे मस्ट लर्न टू प्रेज गुड थिंग्स। ये जेड है, इसको सही कर लीजिए। क्रिटिसाइज जेड लिखा हुआ, थोड़ी सी राइटिंग कर्सिव है। तो क्या दिया है, पीपल डैश आर राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम दे मस्ट लर्न टू प्रेज गुड थिंग्स। क्या एरर है जरा मुझे जल्दी से बताओ। मतलब इस ब्लैंक में क्या फिल करेंगे हम। देखो हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्यूपल के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन जो यूज कर रहे हैं वो है दे। अगर हम अपने सब्जेक्ट के लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं, तो दे किस लिए यूज किया गया, क्योंकि हम पीपल वर्ड को सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। तो दे कहां आ रहा है, पीपल वर्ड के रिपीटिशन से बचने के लिए। तो इसका मतलब दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा रहा होगा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बेटे वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल। तो यहां हम हैज ना लिख के क्या लिखेंगे, हैव। तो क्या समझाया गया,
कि अगर इन तीन में से हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर इन तीन में से एक भी चीज अगर हमें मालूम पड़ जाए सेंटेंस में, तो रेस्ट चीजों को अज्यूम किया जा सकता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, वो जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो सब में अप्लाई होगा। किसी एक इंडिविजुअल रूल के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सभी में इंप्लीमेंट होगा। तो अगर ये सब में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अज्यूम के, अजम्पशन के केस में हम इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर उन रूल्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, तो जो इंग्लिश के पोर्शन को हम कवर करेंगे चैप्टर में, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में जितने भी, जहां भी एग्जाम में इंग्लिश को पूछा जाता है, मेरे रूल्स सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए हैं। तो आप इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं मल्टीपल एग्जाम्स के लिए। राइट, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्या हो गया? सिर्फ एग्जाम में आने वाले रूल्स और क्वेश्चंस। राइट, लेकिन एक एग्जाम के लिए नहीं, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल आराम से चीजों को पढ़िए, समझ के पढ़िए, और सारी किताबें कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए। राइट, आपको करना बस इतना है कि टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को करके देखना है, और बिल्कुल मेरी तरफ से आजाद हो। मार्केट की जो किताब तुम्हें समझ में आ जाए उठा लो, उस टॉपिक को बना के देखो, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पढ़ाए गए रूल से कवर हो रहे हैं। अगर पढ़ाए गए रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका मतलब टॉपिक में पढ़ाया गया कंटेंट सफिशिएंट है। राइट, तो अपने आप पे विश्वास रखिए, मैं तो आप पे विश्वास करता ही हूं। बिल्कुल आप इंग्लिश में वीक नहीं है, भले आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, मुझे आप पे विश्वास है। बस आप थोड़ा सा हिम्मत बना के चलिए। राइट, और कोशिश करिए बेटा कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। यंग एज में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लाइफ में कुछ नेक्स्ट कर पाएंगे, हम अपने आप को और बेहतर कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स इस बात को सोच रहे हैं कि नहीं अभी मेरे पास बहुत एज है प्रिपरेशन करने के लिए, नहीं बेटे, आपको जल्दी से प्रिपरेशन करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद पर डे सिर्फ मॉर्निंग में 6 बजे उठ के 2 मॉक टेस्ट पेपर कंटिन्यूस वे में, कंसेक्यूटिव मैनर में, बिना ब्रेक दिए इकट्ठा लगाना है। 10 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे, एंटायर डे फ्री है हमारा। जब एंटायर डे फ्री है तो कोई और नई स्किल सीखो, ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकें। राइट, थोड़ा सा विश्वास रखो अपने आप पे, आप बेहतर हो, बेस्ट हो अपने आप। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। ज्यादा फालतू मोटिवेशन देना नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, रूल 1। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद, यदि वाक्य की शुरुआत होती है किससे? ईदर से, नीदर से, ईच से, एवरी से, या फिर मैनी के साथ दिए गए ए और एन से, तो उस केस में बेटे जो वर्ब आप रखोगे वो वर्ब होगी सिंगुलर। कैसी होगी वर्ब? मुंह से बोलो, वर्ब कैसी होगी? बोल लिया करो, याद हो जाएगा। वर्ब होगी सिंगुलर। फिर से सुने, आगे सेंटेंस में ईदर, नीदर, ईच, एवरी, मैनी, ए या फिर एन दिया है, तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है बेटे वो सिंगुलर है। क्वेश्चन रेज होता है ऐसा क्यों, व्हाई? तो इसका सीधा सा आप आंसर ये देंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हर किसी चीज को एक समय में एक दर्शाते हैं, वन एट अ टाइम एक्सप्रेस करते हैं। राइट, वन एट अ टाइम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अच्छा कमेंट में आ रहा है सर आप पढ़ाते बड़ा अच्छा है, ऑफलाइन आपसे पढ़ा हूं, रिवीजन कर रहा हूं। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, आप थोड़ा सा उसमें और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ध्यान दीजिए, मुझे ज्यादा अपनी तारीफ पसंद नहीं है। आप तो अपना करियर बनाएं, आपके करियर में जब आप कुछ अचीव करेंगे वही मेरी जीत है, वही मेरे लिए अच्छा है। चलिए वापस आते हैं। तो बेटे बात क्या कही गई, अगर सेंटेंस में इधर नीदर ईच एवरी दिया है, मैनी के साथ ए और एन दिया है, तो उसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। राइट, क्यों होगा?
आपने इसका बहुत सीधा सा आंसर दिया, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हर किसी चीज को एक समय पे एक दर्शाते हैं, इस वजह से इनके साथ आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर सेंटेंस में बेटे दिया गया है ईदर, दिया गया है नीदर, दिया गया है ईच, दिया गया है एवरी, दिया गया है मैनी के साथ ए और एन, राइट। जब इसके तुरंत बाद आप नाउन लिखोगे तो वो नाउन जो है सिंगुलर होगा। फिर से देखो, नाउन बेटे कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और वर्ब तुम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, कैसा आना है? सिंगुलर आना है। जैसा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे नाउन के ठीक पहले आए हैं, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हुए। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर नाउन के पहले लिखे होंगे, ठीक पहले लिखे होंगे, तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। फिर से सुन लीजिए कि इधर नीदर ईच एवरी के तुरंत बाद जब नाउन लिखा जाएगा, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। और वर्ब तो हमें पहले ही मालूम है कैसा आना है, सिंगुलर आना है। आते हैं और डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से अगर सेंटेंस में दिया है ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक। अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ दिया है तो इनके साथ जब नाउन लिखा जाएगा तो वो जो नाउन है वो प्लूरल इन फॉर्म होगा। कैसा होगा नाउन? फिर से देखो, नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। और वर्ब तो हमने पहले ही स्टडी किया है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो हर किसी चीज को एक समय पे एक दर्शाते हैं, इसलिए वर्ब हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये नाउन प्लूरल हुआ क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपने इसका आंसर दिया कि ऑफ लगने पर ये केस बन गया सिलेक्शन का। सिलेक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन एक से ज्यादा हो गए, चॉइस एक करेंगे, इसलिए वो कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, राइट, क्योंकि वन एट अ टाइम एक्सप्रेस कर रहा है। जैसा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ईदर, वन, ईच, नीदर, ये नाउन के ठीक पहले नहीं आए हैं बेटा। इनके ठीक पहले क्या आ गया? मतलब इन नाउन के पहले क्या आ गया? ऑफ आ गया है। ये ईदर, नीदर, ईच, एवरी जो है वो नाउन की ठीक पहले नहीं आया है। तो इसमें आप आंसर ये देंगे कि ऑफ लग गया है, तो अब ये जितने भी वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन कंसिडर किए जाएंगे। तो यहां हमें सीखने को मिला कि जब यही वर्ड नाउन के ठीक पहले लिखा होगा तो यही वर्ड एडजेक्टिव होगा। जब यही वर्ड्स प्रेपोजिशन ऑफ के पहले लिखे होंगे तो यही वर्ड्स प्रोनाउन होंगे। मतलब इन दो चैप्टर्स में हमें सेम वर्ड पढ़ने को मिलने वाले हैं, बस इनके सेंटेंस में प्लेसमेंट की वजह से हम इनको अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करेंगे। आप इसका आंसर देंगे कि जब यही वर्ड ऑफ के पहले है तो प्रोनाउन है, जब यही वर्ड्स नाउन के ठीक पहले हैं तो यही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। अब ध्यान दीजिए, रूल क्या कह रहा है? ऑफ लग गया तो नाउन कैसा है? प्लूरल। जबकि अगर ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है तो नाउन कैसा है? सिंगुलर। लेकिन दोनों केस में वर्ब कैसी है? सिंगुलर। यहां भी वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो याद रखना है, ऑफ लग जाएगा इनके साथ तो नाउन प्लूरल होगा, ऑफ नहीं होगा तो नाउन सिंगुलर होगा। लेकिन बेटे दोनों केस में वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ईच स्टूडेंट इज लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है बेटे हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, राइट। अब देखो इसमें क्या दिया है? ईच स्टूडेंट इज लेबोरियस। अब ईच के तुरंत बाद जब नाउन लिखा गया है, अगर आप देखें बेटे ईच के जस्ट बाद नाउन लिखा गया है तो नाउन सिंगुलर है और वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। अब इसी तरीके से एक और सेंटेंस लिखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स is laborious. Each of the students is laborious. That means hard working. तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें फिर से देखने को मिलेगा कि जब हमने ईच के साथ बेटे ऑफ लगाया है तो अब नाउन प्लूरल हो गया है, राइट। ऑफ लगने पे नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। लेकिन वह वही है, सिंगुलर। तो क्या समझाया गया कि ऑफ लग जाएगा तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। ऑफ नहीं होगा तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर। लेकिन दोनों केस में वर्ब कैसी आएगी?
सिंगुलर। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखा है वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, या वन ऑफ माई, और एक और एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। तो बच्चे अगर हमें सेंटेंस को देखें, इसमें क्या हुआ है कि मेरे एक दोस्त हैं कि कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त, जिसमें से एक दोस्त जो है वो क्या है, डॉक्टर है। तो देखो ऑफ जब लग गया तो नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि ऑफ जब आप लगाएंगे तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, ऑफ नहीं होगा तो नाउन सिंगुलर होगा। लेकिन दोनों केसेस वर्ब जो है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस गिवन है और सेंटेंस में हमें दिया गया है ईदर ऑफ, क्या दिया गया बच्चे, ईदर ऑफ, बोल लिया करो, थोड़ा सा चीजें याद हो जाएंगी, ईदर ऑफ, वन ऑफ। इसी तरीके से दिया है नीदर ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ। तो ये याद रखना है कि ये दोनों जो है वो पॉजिटिव है, ये दोनों जो है वो नेगेटिव इन सेंस है। ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सौ में से कोई एक, नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है कोई भी नहीं। अब जैसे सेंटेंस लिखा है, नीदर ऑफ द फाइव accused could be convicted, पांचों में से किसी पे भी जुर्म साबित नहीं हो पाया। जो पांच जो दोषी हमने जो ठहराए उन पे किसी पे भी जुर्म साबित नहीं हो पाया। कितनों की बात हो रही है सेंटेंस में, जरा चेक करते हैं। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं पांच की, फाइव की। तो फाइव के लिए अब सेंटेंस जैसा है, सेंटेंस में सेंस नेगेटिव दिया जा रहा है नीदर लगा के, तो इसका मतलब हमें सेंस भी कैसा रखना है, नेगेटिव रखना है। वी आर सपोज टू रेक्टिफाई अ सेंटेंस इन सच अ वे दैट इट डजंट लूज इट सेंस। वाक्य का संशोधन कुछ इस प्रकार करना है कि वाक्य का अर्थ ना खोने पाए और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही भी हो जाए, है ना। तो देखो इसमें क्या कहा गया, कितनों की बात कर रहे हैं हम, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो दो से ज्यादा के लिए बेटे क्या आता है, नीदर आता है कि नन आता है, नन आता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही इसको सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो नीदर हटेगा और बनेगा करेक्ट, नन ऑफ द फाइव अक्यूज्ड कुड बी कॉन्विक्टेड। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो फिर से सुन लो, ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सौ में से कोई एक, नीदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है कोई भी नहीं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो भी इसका ही पार्ट है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करेंगे और फिर टारगेट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस, राइट। ध्यान दीजिए, इसी तरीके से सेंटेंस में अगर दिया हो इनडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन जो वन से, बॉडी से या फिर थिंग से बना हो, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, somebody, nobody, anybody, everybody, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। कोई भी प्रोनाउन जो वन बॉडी या थिंग से बना, उसके लिए आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो कोई भी प्रोनाउन जो वन बॉडी या थिंग से बनता है उसके लिए बेटे वर्ब जो है वो आप रखते हैं सिंगुलर। फिर से सुने, कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो वन बॉडी या थिंग से बनता है उसके लिए जो वर्ब रखते हैं आप, वो वर्ब रखते हैं सिंगुलर, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लिखा है someone has stolen my book। तो someone has stolen my book,
फिर से देखो, someone has stolen my book। अब मुझे जरा ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है कि someone में इसका नाम क्या है? नाम तो मालूम नहीं। क्या ये मालूम है कि किस जेंडर के व्यक्ति ने इस किताब को चुराया? नहीं। क्या ये मालूम है कितने लोगों ने मिलकर इसको चुराया? नंबर ऑफ पर्सन मालूम है क्या आपको? नंबर ऑफ पर्सन भी मालूम नहीं है। मालूम क्या है? सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये मालूम है कि चोरी हुई है, राइट। अब चोरी हुई है तो ये अज्यूम किया जाएगा करने वाला कोई एक आध तो रहा होगा ना कि चोरी हुई है, तो वहां अज्यूम कर लेते हैं कि एक्शन परफॉर्म हुआ है तो करने वाला सब्जेक्ट कम से कम कोई एक तो होगा ही कि ये वारदात हो पाई, राइट। तो जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सेंटेंस में कि हमें नाम मालूम ना हो, हमें जेंडर मालूम ना हो, नंबर ऑफ पर्सन ना मालूम हो, लेकिन हमें सेंटेंस को डिजाइन करना हो और सब्जेक्ट चाहिए हो, तो हम यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई भी प्रोनाउन जो वन या बड़ी या थिंग से बनता है उसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, क्योंकि यहां अज्यूम करके चलते हैं कि एक्शन कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है तो एटलीस्ट करने वाला कोई एक तो रहा हो, राइट। तो कोई भी प्रोनाउन जो वन बड़ी या थिंग से बनेगा उसके साथ वर्ब जो है हमेशा आप सिंगुलर रखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि एग्जामिनर पूछेगा इन रूल्स को कैसे। इतने हमने रूल्स स्टडी किए इतने से में, अब इसमें एग्जामिनर पूछेगा कैसे, हमसे क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर हमसे किस तरीके से क्वेश्चन रखेगा। ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, हो सकता है कि आपको चीजें और इजी लगे। जैसे लिखा है सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स in the computer class has to type their own research paper this semester। अगर हम इस सेंटेंस को बेटे देखें, क्या लिखा है? Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। एक सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं, एक और सेंटेंस दिया है, every woman in the world fervently hopes that their child must be a normal and healthy baby। एक और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन pursues their own golden bubble and laugh at others for doing the same। अब देखें कि इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें दिया जाएगा और हम हैंडल कैसे करेंगे, अब इस बात को समझते हैं। ध्यान देना बेटा, अच्छे से समझना इसको कि जैसा सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसा सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वैसे ही सेंटेंस का प्रोनाउन होता है, जैसा सेंटेंस का प्रोनाउन होता है वैसे ही सेंटेंस का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है,
ये भी हमने एक स्टडी किया था ये कॉन्सेप्ट। वैसे ही सेंटेंस का अधिकारवाचक होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और जैसा सेंटेंस का प्रोनाउन होता है वैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन के यूज में लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन तीन में से एक भी चीज मालूम पड़ जाए तो बची और चीजों को अज्यूम किया जा सकता है, या तो हमें हेल्पिंग वर्ब मालूम पड़ जाए, या तो प्रोनाउन, या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर इन तीन में से एक भी चीज अगर हमें मालूम पड़ गई तो रेस्ट चीजों को अज्यूम हम कर पाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा आय का अधिकारवाचक होता है माय, वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज अवर, यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है बेटे THEIR देयर, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज हिज, शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज हर, और इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है दैट इज इट्स। तो वी यू दे जो है बच्चे वो क्या है? प्लूरल है, और ही शी इट जो है वो क्या है? सिंगुलर। वी यू दे जो है वो क्या है? प्लूरल है, और ही शी इट जो है वो क्या है? सिंगुलर है। समझिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। सेंटेंस में बेटे क्या आया? ईच आया है। क्या आया सेंटेंस में? ईच आया है ना। और ये हमने स्टडी किया था कि अगर सेंटेंस में क्या दिया हो? ईच दिया हो तो उसके साथ ऑफ लग जाएगा तो नाउन प्लूरल होगा, ऑफ नहीं होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन दोनों केसेस में वर्ब सिंगुलर आएगी। तो बच्चे अगर ईच के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो एक दो तीन, इन तीन में से एक चीज मालूम पड़ गई ना कि वर्ब सिंगुलर आती है। तो जब वर्ब सिंगुलर आती है तो बची और दो चीजें भी कैसी यूज की जाएंगी? सिंगुलर। प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा यूज किया जाएगा? सिंगुलर। अब सिंगुलर ही भी है, शी भी है, इट भी है। ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि जब हमें जेंडर का ज्ञान ना हो, जब हमें जेंडर की नॉलेज ना हो तो हमें इट का यूज करना चाहिए। बट उसी समय ग्रामर एक बात और कहती है कि जब हमें जेंडर ना मालूम हो लेकिन सेंटेंस में इंसान की बात चल रही हो, इंसान की बात चल रही हो, राइट, तो हम मर्दाना जेंडर यूज करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते हैं। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या? ही, और ही का अधिकारवाचक क्या बनेगा? दैट इज हिज। तो इस सेंटेंस हम क्या करेंगे? देयर को हटाएंगे और हिज को लगाएंगे, क्योंकि अगर देयर लगा देंगे, अगर देयर लगाएंगे तो देयर किसे बनेगा? दे से। अब दे हो जाएगा प्लूरल प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए था, और ईच प्लूरल नहीं होता। राइट, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जब ईच के साथ वर्ब सिंगुलर आ रही है तो प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर सेंटेंस गिवन है, अब इसमें देखो क्या दिया है? एवरी वुमन इन दी वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड मस्ट बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। एवरी वुमन, सेंटेंस में एवरी आया है। एवरी के साथ हम वर्ब कैसे यूज करते हैं? अभी हमने पढ़ा था एवरी के साथ वर्ब आती है सिंगुलर। जब एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो अगली और दो चीजें भी कैसी आएंगी? अगली और दो चीजें भी कैसी आएंगी? सिंगुलर आएंगी। लेकिन यहां अलग से मेंशन किया गया कि हम वुमन, दैट मींस फेमिनाइन जेंडर, फीमेल की बात कर रहे हैं। तो अगर वुमन की बात हो रही तो उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा शी, और शी का अधिकारवाचक होता है हर। तो इधर से हम देयर को हटाएंगे और हर लिखेंगे। अगर वुमन ना दिया होता तो हम हिज लिख रहे होते, राइट। तो क्या समझाया गया कि अगर देयर लिख देंगे तो देयर बनेगा दे से, दे प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए था, और एवरी प्लूरल होता नहीं। वापस आते हैं। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन, अभी हमने पढ़ा था कोई भी प्रोनाउन जो वन बढ़िया थिंग से बनता है, तो ईच वन आ गया ना। तो ईच वन के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जब वर्ब सिंगुलर आती है तो अधिकारवाचक और प्रोनाउन, दैट मींस प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। अब सिंगुलर क्या है? ही भी है, शी भी है, इट भी है। अब ही भी है, शी भी है और इट भी है, तो इस सेंटेंस में क्या हुआ है? देखो जरा, कि हम इंसान की बात कर रहे हैं। जब इंसान की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर यूज करेंगे ही, और ही का अधिकारवाचक क्या बनेगा? हिज। तो इस सेंटेंस से हम क्या करेंगे? देयर को हटा देंगे और लिखेंगे हिज ओन गोल्डन बबल एंड लाफ एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आई होगी
क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये समझ में आया होगा। रूल्स जो हमने पढ़े उस रूल्स पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, कैसे पूछा जाता है, ये आपको बात समझ में आई होगी। तो हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे ईदर नीदर ईच एवरी से रिलेटेड, फिर हम फर्दर रूल्स को टारगेट करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस है और उसमें कहा गया है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर joined by joined by either or, neither nor, not only but also, both या फिर ओ आर और। जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए इधर और से, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से या फिर ओ आर और से, तो रूल कहता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होगा, क्या कह रहा रूल, कि जो सेकंड सब्जेक्ट होगा विल गाइड द वर्ब, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो वर्ब को गाइड करेगा। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लिखा है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर लाफिंग। देखो क्या दिया है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर लाफिंग। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में हुआ क्या है, इसमें हमारे सामने दो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। कैसे जोड़ा गया है इसको, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या कहता है, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वह वर्ब गाइड करेगा। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है। इसका मतलब गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आपके समझ में आया होगा। तो रूल क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट को, मेरे साथ बोलो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर ओ आर और, द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट। तो जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वह गाइड करेगा कि सेंटेंस में आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए। आई होप कि इधर नीदर के पूरे केसेस आपको समझ में आए होंगे। हम स्टार्ट करेंगे अभी फर्दर रूल्स के साथ, इसको अच्छे से समझिए और बताइए कहां पे कोई दिक्कत आ रही है। सो अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। जैसा कि अब हमें इधर नीदर ईच एवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो फिर से वही बात मैं कह रहा हूं कि अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझिए, जहां नहीं आ रहा पूछ लीजिए। अब रूल है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए विथ से, टुगेदर विथ से, नो लेस देन से, along with से, as well as से, nothing but से, या फिर एंड नॉट्स। तो जब सेंटेंस गिवन है और सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को बेटे जोड़ा जा रहा है, इधर विद से, टुगेदर विद से, नो लेस देन से, along with से, as well as से, nothing but से या फिर एंड नॉट से, the verb agrees
with the first subject। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा बेटे वह बताएगा कि सेंटेंस में आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। सेंटेंस अगर गिवन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिखा है दी ऑफिसर टुगेदर with his subordinates were present in the function। तो बेटे अगर हम रूल को देखें तो रूल क्या कह रहा है कि जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों और दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए टुगेदर विद से, कौन से दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है ऑफिसर और अगला सब्जेक्ट है सबऑर्डिनेट्स। तो रूल कहता है कि जो पहला सब्जेक्ट होगा वह वर्ब गाइड करेगा। पहला सब्जेक्ट ऑफिसर है कि ऑफिसर्स है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहां से हम वर्ब को हटाएंगे और लिखेंगे was। तो रूल क्या कह रहा है कि when there are two subjects and two subjects are joined by together with the verb agrees with the first subject, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा वह गाइड करेगा कि सेंटेंस में आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और पहला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। ध्यान दीजिए कि जब सेंटेंस में, ध्यान दीजिए,
लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।